गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक अब हम कवर कर रहे हैं वो है कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। विभिन्न ताप की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाने पर ऊष्मा का आदान प्रदान करती है। कल हमने देखा था अधिक ताप की वस्तु को ऊष्मा का प्रभाव कम ताप की वस्तु की ओर होता है और ऊष्मा का प्रभाव तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप बराबर न हो जाए। इस अवस्था में जब दोनों वस्तुओं के ताप समान हो जाए तापीय साम्य कहलाता है, जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठंडे की तरफ गर्मी जो है, जो आपका ज़्यादा ऊष्मा वाला जो वस्तु है उससे कम ताप वाले वस्तु की तरफ ऊष्मा जो है बहेगी। ज़्यादा ताप से कम ताप, और जब तक बराबर ना हो जाए दोनों, तब तक जो है ये जो ऊष्मा का प्रसरण है, ये ऊष्मा का जो फ्लो है, ये एनर्जी का जो फ्लो है, ये हीट का जो फ्लो है, ये चलता रहेगा। तब तक चलेगा जब तक तापीय साम्य मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। उच्च ताप की वस्तु कम ताप की वस्तु को ऊष्मा देती है तथा कम ताप की वस्तु उच्च ताप की वस्तु से ऊष्मा को ग्रहण करती है। आपको पता है ये हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी पर कैलोरीमेट्री का सिद्धांत भी चलता है। इसके अनुसार तप्त वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है? ठंडी वस्तु ने जितनी ऊष्मा ली। अब माना कि एक वस्तु की मात्रा m1, उसकी विशिष्ट ऊष्मा S1 तथा ताप T1 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी वस्तु की मात्रा m2, विशिष्ट ऊष्मा S2 तथा ताप T2 डिग्री सेल्सियस है। संपर्क में लाने पर तापीय साम्य में इनका ताप T डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यदि T1 बड़ा है T2 से तो प्रथम वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा Q1 कितनी होगी? m1 S1 T1 माइनस T, मतलब m1 मास है और S1 उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट है, और टेम्परेचर कहाँ गया? T1 से T। ठीक है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर था T1 और साम्यावस्था में टेम्परेचर कितना हो गया है? T। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक फॉल करेगा। द्वितीय वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 क्या होगा? m2 S2 T माइनस T2। वो जो है साम्यावस्था से ऊपर का टेम्परेचर, मतलब जो है टेम्परेचर लेकर वो चूँकि कम है तो वहाँ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? साम्यावस्था में। तो इतना टेम्परेचर वो लेगा, इतना ताप वो लेगा। तो ऊष्मामिति के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर क्या होती है? ली गई ऊष्मा। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। जल की विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में अगर हम प्रयोग देखना चाहें तो ज्ञात पदार्थ में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। अतः जल देर में गर्म होता है तथा देर में ही ठंडा होता है। इसका हम जो है उपयोग हम जानते हैं, जैसे कि आपके लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होते हैं, और जाड़ों की रात में जो वायुमंडल का ताप हिमांक से भी नीचे गिरता है, तब भी पौधों के भीतर विद्यमान जल जो है वो जम जाता है। जमे हुए जल का आयतन बढ़ता है, जिससे पौधों के तने तथा नसें फट जाती हैं तथा फसल नष्ट हो जाती है। वायुमंडल की वाष्प में विद्यमान जल बर्फ के महीन कणों में बदल जाते हैं और पौधों पर इकट्ठा होते हैं। इसे पाला भी कहते हैं। पाले से पौधे नष्ट होने से बचाने के लिए खेतों में जल भर देते हैं। जल क्या करता है? देखिए, दिन में वो ऊष्मा ग्रहण करता है, गर्म हो जाता है, तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो रात में भी जल उतना ठंडा नहीं हो पाता। ठीक है, जिससे खेत का ताप धीरे धीरे गिरता है। तो जल द्वारा पौधों तथा वायु को ऊष्मा देते रहने से ताप में अधिक गिरावट नहीं आती तथा फसल नष्ट होने से बचे रहते हैं। रोगी की शिकायत गर्म जल की बोतल से की जाती है, क्योंकि ये जल जो है बहुत देर में अपनी ऊष्मा छोड़ता है, इसीलिए जल देर से ठंडा भी होता है। मशीन के गर्म भागों को ठंडा रखने के लिए जल एक प्रभावशाली शीतलांक कूलेंट होता है। ठीक है, कूलेंट आपके कार में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके इंजन को ठंडा करते हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण समुद्र के पास वाले स्थान में ना तो दिन में अधिक गर्मी लगती है और ना ही रातों में। उनका एक मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट होता है। आपने देखा होगा जैसे कि आपके बॉम्बे वगैरह का है, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं। इसका कारण भी यही है। अब गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। गैसों की दो तरह की विशिष्ट ऊष्माएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? क्योंकि दो तरह से गैसों में ताप में वृद्धि क्योंकि गैसों में ताप वृद्धि से दो विधियों से की जाती है। एक आयतन स्थिर रखकर और दूसरा दाब को स्थिर रखकर। तो स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा अगर हम देखें तो स्थिर आयतन पर गैस
किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CV से दर्शाते हैं। 1 मोल गैस का ताप स्थिर आयतन पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस को ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, मतलब मोलर, क्योंकि हम एक जो है मोल गैस लेके चल रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट, ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे C नीचे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि 1 ग्राम अणु M है तो CV, ये कैपिटल वाला C है, CV क्या होगा M इंटू CV, क्योंकि ये 1 ग्राम है और वहाँ पर अगर हम M मोल्स लेके चले। स्थिर दाब पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम ले तो स्थिर दाब पर 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे स्मॉल CP से प्रदर्शित करते हैं, छोटा c। 1 मोल गैस का ताप स्थिर दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट, CP से प्रदर्शित किया जाता है। तो CP क्या होता है M इंटू CP। ये छोटा c है, ये कैपिटल C है। ये आपका कितने मोल से उसको प्रदर्शित करता है। अब है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या है? जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, किंतु एक विशेष ताप पर पहुंचने के बाद ताप जो है वो स्थिर हो जाता है तथा ठोस गलना प्रारंभ करता है। मतलब जैसे आइस है, बर्फ है, बर्फ ताप लेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने स्टेट को, अपनी अवस्था को बदलेगा। वो क्या बनेगा? वो पहले सॉलिड था, ठीक है, ठोस था, अब वो द्रव्य बनेगा, ठीक है। तो सेम ताप पर, सेम टेम्परेचर पे जब कोई ठोस अपनी अवस्था परिवर्तन करता है और वो द्रव्य बनाता है तो उसको उसकी अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इस ताप को जिस पर किसी ठोस गलना प्रारंभ कर देता है, पदार्थ का गलनांक, इसे क्या कहते हैं? पदार्थ का गलनांक कहते हैं। गलनांक पर ठोस को दी गई ऊष्मा ठोस का ताप नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ के गलने की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले, सेम टेम्परेचर पर बस स्टेट बदलेगा, ठोस से द्रव पे ले जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यदि किसी ठोस पदार्थ की मात्रा m तथा गुप्त ऊष्मा L है तो ठोस के गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? Q बराबर mL। m क्या है? उसका कितनी मात्रा आपने ली है, और L क्या है? गुप्त ऊष्मा, L लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 3.33 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम है, अर्थात 1 किलोग्राम बर्फ को डिग्री सेल्सियस पर जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? 3.33 × 10⁵ जूल है। पदार्थ के आणविक मॉडल के आधार पर प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणुओं में गति के कारण गति ऊर्जा तथा अंतर आणविक आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा गलने पर अणुओं की अधिक गतिज ऊर्जा होती है तथा गलनांक पर और ऊष्मा देने पर ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में और वृद्धि नहीं की जा सकती। ठोस के गलनांक पर, मतलब ठोस के गलनांक पर दी गई ऊष्मा क्या होती है? ठोस को द्रव में बदलने में व्यय हो जाती है, स्टेट को चेंज करती है। इसे ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे पदार्थ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात गलनांक पर ठोस की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय होता है, जिसे पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा भी हम कहते हैं। इसी तरह वाष्प की गुप्त ऊर्जा मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी आता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है? जब आप द्रव्य से गैस में बदलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक ही ताप पर जब द्रव्य रूप में अगर आपका पानी है और वो अब गैस के रूप में बदल रहा है,
मतलब भाप बनने जा रहा है, तब जो अवस्था परिवर्तन में उसको ऊर्जा चाहिए, उसी ताप पर सेम टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम वाष्म की गुप्त ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप, जैसे कि मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पढ़ाया, उसी तरह से इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आपको मैं होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके दो लेटेंट हीट पर आते हैं, एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, और फिर ये इससे संबंधित एक ग्राफ भी इस पे होगा। ये ग्राफ आपको खुद सॉल्व करके बताना है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनका आयतन बढ़ता है, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम हो गया, नैप्थलीन इत्यादि। जो ठोस गलने पर सिकुड़ते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर कुछ कम हो जाता है, जैसे बर्फ़ के दो टुकड़ों को मिलाकर यदि हम उन पर दाब बढ़ाएं तो दाब हटा लेने पर दोनों एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्रियायन जैसे रेगुलेशन कहते हैं। दाब बढ़ने से जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जिसके कारण बर्फ़ गल जाती है। दाब हटा लेने पर गलनांक बढ़ जाता है और गली हुई जो बर्फ़ है उसके टुकड़े जुड़ जाते हैं।